बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR ने आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत पर तुलबा को मुफस्सिल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है, अगर रियासत टैक्स नहीं देगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे देंगे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत, खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात पर एक पेज पर है। इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से भी बायमी मुशावरत की जाती है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज कहा गया कि पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत जो है खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात पर एक पेज पर है। आज जी बड़ा एक तारीखी दिन है जी, और जब हम ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो नेतन्याहू न्यूयॉर्क से वाशिंगटन DC पहुंचा है सही। और वाइट हाउस में उसकी मुलाकात जो है वो शुरू हुआ चाहती है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप से। और ये दिन इसलिए बहुत तारीखी है कि इससे ज़्यादा शायद ही कभी तारीख में जो हालिया तारीख है इसराइल के क़याम के बाद से लेकर आज तक, इससे ज़्यादा इसराइल जो है वो कभी आलमी मंजरनामे पे ग्लोबल स्टेज पे तनहा नहीं हुआ। और नेतन्याहू के लिए आज का दिन एक बहुत दुख भरा, मुसीबत भरा दिन है। और उसकी वजह यह है कि कुछ देर पहले वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि डील क्लोज, जो भी डील है वो क्लोज हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों तरफ के लोग, चाहे वो उनका इशारा यकीनन हमास की तरफ या फ़लस्तीनियों की तरफ था, और साथ ही जो था वो इशारा नेतन्याहू की तरफ, इसराइल की तरफ भी था, कि दोनों मुकम्मल तौर पे खुश नहीं जाएंगे। इस ऐलान के बाद, इस मुलाकात के बाद दोनों मुकम्मल तौर पे खुश नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हासिल करने में फ़लस्तीनी कामयाब हो गए हैं, और फ़लस्तीनी भी कामयाब हो गए हैं, और ज़ाहिर है कि दुनिया और मुसलमान और गैर मुस्लिम और सारे लोग बहुत बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि कल जो मैंने कल पहले भी बात की थी, कल भी बात की थी, आज दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ कि नेतन्याहू से न्यूयॉर्क में स्टीव विटकॉफ और जो जेरेड किशनर हैं उन्होंने मुलाकातें की, और नेतन्याहू ने अपनी बाकी सारी मसरूफियात वगैरह उसने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये दिन जो है ये नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत का दिन है आज। नेतन्याहू की जो सियासत है वो 75 साल नेतन्याहू की सियासत एक इंतहा पसंद सियासत रही है, और एक ज़ायनिस्ट सियासत रही है। 67 की जंग में ये शरीक भी हुआ, और फिर उसके बाद बोस्टन ग्लोबल, अमेरिका चला गया था, बोस्टन ग्लोबल ग्रुप में इसने काम भी किया, फिर वापस आया, फिर और लिखत पार्टी इसने ज्वाइन की। लेकिन यह है कि ये सिर्फ इसकी ज़ात का इशू नहीं है, ये इशू जो है आज जो होने जा रहा है, ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि दोनों साइड्स बहुत खुश नहीं जाएंगी, लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्लान है, तीन इस वक्त प्लान्स हैं, अब यूँ समझ लें 3-4 प्लान्स हैं ना, तीन प्लान्स अगर मेन हम लें। एक है ट्रंप का प्लान, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान है, वैसे तो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, लेकिन ये कि बहरहाल जो टेबल पे प्लान्स हैं उनमें एक प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान है। एक जो प्लान है वो है जो कि अरब ममालिक और इस्लामी दुनिया और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन वाला है, तो ये बड़ी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। सही। ये बड़ी हद तक ये एक दूसरे से मिलते हैं। सही। क्योंकि एक में यह है कि बिल्कुल वो दो मतलब फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान होगा, दूसरे में यह है कि वो जो है वो अच्छा, एक में टाइम लिमिट है कि ये 5 साल या 1 साल या इस तरह करके वो आगे पीछे थोड़े मामला हैं।
और एक में ये है जो ट्रम्प का प्लान है, उसमें ये है कि क्योंकि वो 2 स्टेट के ऊपर एक बात कर चुके हैं, काफ़ी खुल के स्टैंड ले चुके हैं, तो उनका ये है कि फ़लस्तीनियों को फिर आज़ादी होगी कि वो अपना रहनुमा चुने खुद, यानी इलेक्शन, और इलेक्शन तो स्टेट में होगा। अच्छा, तो लेकिन एक इसमें जो है वो तीसरा प्लान है, और वो प्लान जो है वो ये ध्यान में रखें कि जो ट्रम्प प्लान है जी, उसमें कहीं टोनी ब्लेयर नहीं है। सही। जो तीसरा प्लान है उसमें टोनी ब्लेयर है। सही। जो प्लान एक और जो प्लान गर्दिश कर रहा है उसमें ये है कि टोनी ब्लेयर जो है उनको, अच्छा मैं ज़ाती तौर पे आपको एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जो हैं उनका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे थिंक टैंक, उसके कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया था। सही। ये जब इराक वॉर और ये सारा हुआ तो जाहिर है कि वहाँ पे बरतानिया से हमारा स्टार्ट हुआ था सारा ये सफ़र जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, तो जाहिर है उस वक्त टोनी ब्लेयर ही वज़ीर आज़म थे, और उनका ये बड़े पॉपुलर थे जब ये आए थे। तो क्योंकि इससे पहले 1990 से लेके और 1997 तक, गलती करूँ तो माजरत, तो इससे पहले जो है वो बड़े तवील अरसे तक टोरी वजीर आजम थे वहाँ पे। ये लेबर पार्टी के आए थे, लेकिन ये बड़े अरसे तक 2 टोरी के जो है ना बैक टू बैक तवील अरसे तक 2 वज़ीर आज़म गुजर के गए थे। यानी एक तो इनसे पहले थे जॉन मेजर, और जॉन मेजर 90 से गालिबन 97 तक रहे थे, और जॉन मेजर से वो टोरी पार्टी के थे, और उनसे पहले मार्गरेट थैचर थी, वो भी टोरी। तो ये जब आए थे तो बड़े पॉपुलर, लेकिन आने के बाद पहले 6 सालों में इन्होंने 5 जगहों पे अपनी फौज उतार दी, ठीक है ना। 2 दफ़ा तो इराक में उतारी, एक दफ़ा 2003 में, और एक दफ़ा उससे पहले 1998 में, और एक कोसोवो में, और उसके बाद एक अफगानिस्तान में, और एक सेरे लियोन में। तो काफ़ी जगहों पे इन्होंने अपनी फौजें, अफगानिस्तान, ये तो 9/11 के बाद, अब इराक और ये सारा हो गया। तो फिर उसके बाद जब ये 2007 में फिर ये चले गए, लेकिन उसके बाद भी फिर लेबर गवर्नमेंट। अब इशू ये है कि वो जो टोनी ब्लेयर प्लान है ना, उसमें टोनी ब्लेयर चाहते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बने, गजा जो ट्रांजिशनल अथॉरिटी बने वहाँ पे, उसकी मैं सरबराही करूं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्लान है उसमें इसका जिक्र नहीं है। अच्छा, जब इनके लोगों ने बात की, जाहिर है कि वो बहुत से लोग वाबस्ता हैं इनकी टीम से। ये उसके बाद ये मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा खुसूसी मुंतखब हो गए थे 2015 तक टोनी ब्लेयर, और ये जो हैं ये 4 कुव्वतों के नुमाइंदा खुसूसी थे, यानी यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, रशिया और अक़वाम मुत्तहिदा। तो ये मिडल ईस्ट में काफ़ी इन्वॉल्व थे, और अब भी बड़ी हद तक इनकी जान पहचान, और ज़ाहिर है क्योंकि इस दौरान यहाँ जंगें भी हुई, इस दौरान अरब स्प्रिंग भी शुरू हुई, इस दौरान ये 2015 तक, यानी अगर आप देखें ना कि 2001 के बाद के वाक़यात से लेके और 2015 तक, तो ये मुसलसल इसमें लिबिया, इसमें अरब स्प्रिंग, इसमें ट्यूनीसिया, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये नुमाइंदे खुसूसी उस वक्त रहे हैं पूरे मशरिक़ वस्ता के, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और रशिया। ये इंटरेस्टिंग बात है, रशिया के भी नुमाइंदे, यानी 4 पावर्स के ही नुमाइंदे खुसूसी थे, और सब ने इन पर इत्तेफाक कर लिया था। रशिया ने भी कर लिया, 2015 में स्टेप डाउन हो गए। तो इनकी ख्वाहिश है कि मैं आ जाऊं, लेकिन जब फीडबैक लिया था तो मैंने इनको सिर्फ ये कहा था कि मेरा ख्याल आप लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पल्स है वो आपके अगेंस्ट है, और आपको टोनी ब्लेयर को मशरिक़ वस्ता में पसंद नहीं किया जाता, और ख़ास तौर पे हमास की जानिब से तो ये बात पहुंचा दी गई है हमास की जानिब से भी और बाकी फ़लस्तीनियों की जानिब से भी, कि टोनी ब्लेयर जो है उस पे तो जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए गज़ा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर। तो इसको कैसे गवर्नर लगा रहे हैं आप? तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और अरब ममालिक भी नहीं है। बाय द वे, सऊदी अरेबिया में आज ऐलान हो गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐलान हुआ है कि $1 बिलियन का वहाँ पे एक ट्रंप होटल रियाद में जो है वो उसकी इफ्तिताह होने जा रहा है। तो हमें हमारी तरफ से, मैं अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ, 19
1 बिलियन ट्रम्प प्लाजा सेटफोर्ड जद्दा इस ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक होटल बनने जा रहा है, तो चक्कर लगेगा रियाद का, तो वहाँ पे जद्दा का, तो देखेंगे कैसा ज़बरदस्त होटल बना है। तो प्रेसिडेंट और उधर जो स्टीव विटकॉफ के साहबजादे हैं एलेक्स, वो कतर के साथ जाहिर है कि बड़े मामलात कर रहे हैं। तो इस वक्त आपका इससे क्या ख्याल है कि अरब ममालिक की बात एक तरफ करके नेतन्याहू की बात सुनेगा ट्रम्प? तो नेतन्याहू बिल्कुल अकेला पड़ गए। सही। और ये नेतन्याहू अकेला पड़ गया और ट्रम्प जाहिर है हमास की तरह, अच्छा हमास ने क्या गेन किया, या फलस्तीनियों ने क्या गेन किया, या मुसलमानों ने, दुनिया ने क्या गेन किया, जैसे लें। नंबर 1, फलस्तीनी रियासत की तरफ ये मामला जाएगा। जो बाद में होगा वो छोड़ दें, टोनी ब्लेयर होगा या कोई टॉम डिक एंड हैरी होगा, वो बात की बातें हैं। फलस्तीनी रियासत का ऐलान हो जाएगा और फौज बाहर निकलेगी। जो बाद का होगा वो कहते हैं ना बाद में होगा, टू बी, वो बाद में सारी दुनिया दाखिल हो जाएगी गजा के अंदर और जंगबंदी हो जाएगी। और उसके बाद वहां पर क्या हुआ है, क्या कत्लेआम हुआ है, क्या कितनी इंसानी कब्रें, क्या हालात वहां पे, बच्चे, औरतें, जंगबंदी का ऐलान हो जाएगा। तो वहां पर मजालिम क्या ढाए गए हैं, 2-2 हज़ार पाउंड वजनी बॉम्ब गिरे हैं, क्या बेगोरो कफन लाशें पड़ी हैं, कमजोर, मतलब दुनिया पर एकदम जब दाखिल होगी, फिर इवेंट्स जो कुछ है वो फिर वहां से वाकयात अपना रुख इख्तियार करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये जो है मुख्तलिफ प्लान्स आ रहे हैं। मैंने कहा जब ये होने दो, उसके बाद फिर आगे इवेंट्स किस तरफ जाते हैं कि गजा में हुआ क्या है, हमें पता तो चले कि गजा में हुआ क्या है। तो जब दुनिया को पता चलेगा तो वहां से फिर इवेंट्स अपना एक रुख इख्तियार करेंगे कि इसराइल ने और नेतन्याहू ने किया क्या और उनकी फौज ने। अच्छा, और ये जो है ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट ट्रम्प को। प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑल हेड्स ऑफ, अगर आज सीज फायर का ऐलान हो जाता है और किसी भी शक्ल में, मैंने आपसे कहा ना, उसके बाद हालात और वाकयात अपनी एक सूरत इख्तियार करेंगे। बिल्कुल, ये फलस्तीन, ये जो है ना मिडिल ईस्ट, इसकी तो क्या कहते हैं वो चप्पा चप्पा यहाँ पे जो है ना वो छाना हुआ है, खाक तानी हुई है, और बल्कि कई दफ़ा तो बड़े बुरे हालात में हुआ है, डिटेन भी हो गया हूँ मैं कम से कम 3 दफ़ा डिटेन हुआ हूँ, कभी बाद में इसका जिक्र करूँगा। अच्छा, मुख्तलिफ डिटेन से मुराद ये कि मतलब एक पाकिस्तानी घूम रहा है अच्छा अजीब गरीब इलाकों में। अब इशू ये है कि वो जो है वो कभी अलकायदा वाले, कभी दाइश वाले, कभी मलेशिया फलाना दिमाग के नाम से गड़े, बड़ा मशरिक वस्ता की जो सियासत है ना, इसकी सियासत क्या, इसकी डायनामिक्स को समझना बड़ा मुश्किल है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आदमी को समझ नहीं आता कि किस तरफ से बात जाती है, किस तरफ बात जाती है। तो आप महीना लगा दें, आपको यमन के कबाइल के नाम याद नहीं होंगे कि यमन के कबाइल में आप क्या है, मतलब आप स्टडी करें यमन के तो कबाइल में दिमाग अजीब हो जाएगा कि कैसे कौन सा कबीला किधर है भाई। एनीवे, कमिंग बैक, तो एक ब्लेयर का प्लान है, एक प्लान जो है वो अमेरिका का है, एक प्लान, अच्छा इसने पूरी कोशिश की है कि अपनी कोई एक आध बात मनवा ले, कोई एक बात भी नहीं मानी गई। सही। और वहां पर ये इंतजार हो रहा है पीछे, ये देखें, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई इस तरह से नहीं है कि कोई कोसोवो की कोई जंग बंदी हो रही है, ईस्ट टाइमोर की जंग, ऐसा नहीं है। ये जो उम्मतें आई दुनिया में, तो उसमें जो पुरानी उम्मत, अगर हम कहें किसी पिछली उम्मत, तो वो बनी इसराइल, और 2000 साल तक वो उस बनी इसराइल के पास ये जो है ये उनका सिलसिला चलता रहा। ऑल्दो ये कि उनका जो नाम है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहते हैं, और उनकी आगे जो उनकी जो नस्ल आगे चली तो वो बनी इसराइल कहलाई। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और दूसरे बेटे जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जबकि हज़रत इसहाक
अलैहिस्सलाम जो दूसरे उनके साहबजादे हज़रत इब्राहिम के, उनसे बाकी तमाम पैगंबर हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। तो उस वक्त शुरू में तो ये बनी इसराइल तो ये हो गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से लेके, लेकिन जो इनको उम्मत का दर्जा अता होता है वो काफ़ी बाद में होता है। वो जाके अता उस वक्त होता है जब तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जाती है, तो वहां से उम्मत बनती है ना ये। उससे पहले तो ये उम्मत नहीं है, इनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, इनको ये दर्जा नहीं दिया गया उम्मत का। तो उसके बाद जो है वो, तो अगर ये देखें ना इसको, ये मजहबी नहीं, मजहब के ऊपर बनी है ना इसराइल, तो मजहब के ऊपर एक रियासत बनी हुई है ना। तो वो अगर वहां से हम शुरू करें तो 2000 साल तक तकरीबन ये उम्मत का जो दर्जा है वो इनके पास ही रहा, क्योंकि सारे पैगंबर बनी इसराइल से ही आते रहे, और आखिरी जो पैगंबर आए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे बनी इसराइल से। और इस दौर में अगर हम देखें तो इनके 4 अदवार, अगर सूरह बनी इसराइल की हम तलावत करें और उसको समझने की कोशिश करें तो 4 अदवार हमें नजर आते हैं, जो बार कई दफा बात कर चुके हैं। 2 अरूज के दौर हैं, 2 ज़वाल के दौर हैं। तो 2 अरूज का दौर, एक तो शुरू का दौर है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत जो है वो यूशा बिन नून जो है वो फ़लस्तीन फतह करते हैं, और वो दौर चलता है आगे आगे, चलता चलते 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 वो चलता है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक। और जब उसमें जब हैकल तामीर होता है और फतूहात होती हैं, ये अरूज का दौर है। और 300 साल चला, और 300 साल के बाद जवाल आ गया। और जवाल इस तरह से आया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो 2 में डिवाइड हो गई रियासत। जो शुमाली रियासत इसराइल थी तो उनको तो आशोरियों ने आके तबाह किया, और जो जनूबी, उसके कुछ अर्से बाद जो जनूबी यहूदा की रियासत थी उसको आके बख्त नसर ने काम तमाम कर दिया, और यहाँ से सबको गुलाम बना के ले गया, बाबुल में जो कल भी बात हुई थी। तो ये जवाल का दौर, पहला अरूज और पहला जवाल। फिर दूसरा अरूज वो है जब साइरस द ग्रेट ईरान से आके और इनको बाबुल को शिकस्त देता है और इनको छुड़ा के लाके वापस यहाँ बहाल करता है, और फिर बहाल करने के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो ये दूसरा हैकल तामीर होता है, लेकिन ताबूत सकीना। तो फिर वो भी 300 साल का है तकरीबन, वो भी 300 साल तक जारी रहता है अरूज। और फिर उसके बाद एक जवाल का दौर शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद फिर रोमन्स आते हैं और तबाह कर देते हैं, टायरस द ग्रेट। अच्छा, तो टायरस बादशाह आके वो गिरा देता है, और फिर उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। तो एक मुसलसल जवाल ही चल रहा है, और जवाल यहूदियत में जवाल इसलिए है, चाहे आप टेक्नोलॉजी में आगे पीछे दाएं बाएं पावर ये वो जो मर्जी कर लें, यहूदियों के नज़दीक ये उनका एक मजहब के अंदर एक बाकायदा बात है कि अरूज उस वक्त आएगा जब हैकल तामीर होगा। आपकी फंडिंग कितनी है, आपका पैसा कितना का, टेक्नोलॉजी कितनी है, क्या जब ग्रेटर इसराइल बनेगा और जब हैकल तामीर होगा, क्योंकि दोनों दफा अरूज में हैकल तामीर हुआ है ना, पहला हैकल दूसरा हैकल, 2 अरूज हैं और 2 जवाल हैं, क्योंकि हैकल नहीं है। तो हैकल से वाबस्ता है इसराइल। अब सूरत हाल ये बनी है कि ये अरूज का ही जवाल का ही दौर जो है वो कंटिन्यू होते 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 उसमें हल्की सी कहीं रमक पैदा हो रही थी कई दिहाइयों से कि दोबारा शायद अरूज का एक अल्टीमेट दौर आ रहा है। तो फिर ये कई हजार साल तक, या पता नहीं कब तक ये दोबारा, देखें ना, ये एक बड़ा उनके नजदीक एक बहुत, जिस तरह हम इसको देख रहे हैं, हम भी इसको एक तारीख का बड़ा लम्हा गिरदान रहे हैं, उनका तो है यही ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि 3-4 बातें, तो ये बड़े फरोही मामलात हैं कि टोनी ब्लेयर आएगा, टोनी ब्लेयर कितने दिन रहेगा, क्या सूरत हाल बनती है। असल बात यह है कि सीज फायर होते ही सारे वहां से कैदी रिहा हो जाएंगे और सारे अलगमारी रिहा हो जाएंगे और दुनिया के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। 10 रुकनी बनती है, 15 रुकनी बनते हैं, होंगे फ़लस्तीनी आपस में, वो थोड़ा सा जो दोनों प्लेन्स में, एक ही है कि उसमें सिर्फ अरब होने चाहिए, एक होता है इस्लामी ममालिक होने चाहिए, क्यों कह रहे हैं कि इसमें वो जो बाकी मुल्कों के पीस कीपर्स भी आ जाएं और डॉक्टर्स वगैरह। मेरा ख्याल है कि ऐसे बनेगा, लेकिन हलाल अमर और
अब वो भी फारिग हो गई, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी फारिग हो गई। टोनी ब्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रम्प इंटरेस्टेड नहीं है, अभी ऐलान करेंगे तो हम देख लेंगे कितने इंटरेस्टेड है। लेकिन वो इधर, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि टोनी ब्लेयर के पास क्या है जो बाकी अरब ममालिक की तरफ से अपने प्लान को एंडोर्स करने के लिए बहुत कुछ है उनको देने के लिए इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को। इसको जैसे तैसे करके उन्होंने मनवाया है, जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट ट्रंप से। मैंने कहा ना वो रियाद में होटल खुल रहा है, सॉरी जद्दा में होटल खुल रहा है स्टीव विटकॉफ के उधर, जैसे तैसे करके उन्होंने कहा इसको तो फेंको बस के नीचे उठा के, नहीं कि दबा मुसीबत खत्म को। दूसरी सबसे बड़ी फतह यह होने जा रही है कि मगरबी किनारा एनेक्स नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी फतह यह होने जा रही है कि गजा में फलस्तीनी रहेंगे। वो रिवेरिया का आइडिया तो पैसिफिक अटलांटिक में गर्क हो गया कि रिवेरिया बनेगा और यहां पर जो है बड़े फलस्तीनी अपने ही जगह पे रहेंगे और अपनी जगह पे रह के वो वहीं पर आ जा सकेंगे, बाहर जब चाहे जाएं, जब चाहे आएं। और हमास के सारे लोग जो अंदर मौजूद हैं उनके लिए आम माफी है और उनकी जिंदगी को प्रोटेक्शन रहेगी, क्योंकि वहां पर दूसरी फौजें मौजूद होंगी। और अगर इसराइल ने एग्रेशन की वहां पर तो फिर मामला इसराइल की तरफ से एक बाकायदा बॉन्ड है कि इधर से भी नहीं होगा, पीसफुल, बिल्कुल पीसफुल। हमास का कोई बंदा टच कहीं नहीं होगा, उसका एक्ट ऑफ वॉर होगा वो। फिर ये कि कतर के ऊपर ये रात को नेतन्याहू चीखता रहा कि कतर वाला जो डाला है कि मैं माजरत चाहता हूं और ये कतर का रोल, उसको सवाल ही पैदा नहीं। तो कतर के तो जिक्र है इस प्लान में, आपको नाम बात करनी पड़ेगी कतर का। तो वो कतर पे अब हमला करके बैठा हुआ था अभी। और चंद रोज पहले ये शख्स जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके ये ऐसे गिनवा रहा था, ये मैंने वहां पर लेबनान में इतने शहीद किए, ये मैंने दमिश्क में कर दिए, ये मैंने यहाँ पे फलस्तीन में किए, ये मैंने इधर किए, ये मैंने इधर किए, ये मैंने ईरान पर अटैक किया, ये मैंने इधर किया। अब ये बिल्कुल थोड़ी देर में एक वो मौसमी की तरह का इसका चेहरा जो है ना, जिसको उसमें से निकाल देते हैं ना रस्सा, ये वहां बैठा होगा। क्योंकि इशू ये है, ये इशू इस वक्त है ही नहीं कि वहां पर कितनी रुकनी कमेटी होगी, उसमें फलस्तीनी अथॉरिटी होगी या हम। इशू ये है कि एक रियासत का ऐलान होने जा रहा है और उससे भी पहले यह है कि जंग बंदी और लोग अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। वहां से फिर रुख इख्तियार करेंगे हालात के अंदर। हुआ क्या है गजा में, इसने अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू ने ये बात की है, अभी मीडिया में चीज़ नहीं है, लेकिन ये अरब जो टेलीग्राम चैनल्स हैं और उनके जो चैट चैनल्स हैं वहाँ पे गर्दिश कर रही है। वो ये कि नेतन्याहू ने बात की है स्टीव विटकॉफ से और ये जेरेड कुशनर से और बाकी लोगों से सारे। उसने कहा है कि हमास के लोगों को सेफ पैसेज दिया जा रहा है तो मुझे भी दे दिया जाए। सही, यानी मुझे भी सेफ पैसेज इसराइल से मुझे भी सेफ पैसेज दिया जाए, क्योंकि उसको पता है मैं वापस जाऊंगा तो मुझे गोली मार देंगे। वहाँ जो राइट विंगर्स हैं या जो ये भी खुद भी सेहूनी है, तो जो सेहूनी है वहाँ पे सारे, तो वो तो इसको सिमोत्रिच है या बाकी जो लोग हैं वहाँ पे सारे जो कि इलेक्शन ही इस बात पे जीते हैं, ये रॉन दैमर और फलाना, वो तो सारे साइड पे हो गए। और आगे जो है वो नेतन्याहू है, तो और ये बेन गिवर खास तौर पे जो कि अंदर जाके जिसने तस्वीरें उतरवाई थी मरवान बरगुती के साथ, और ये साथ देखे ना हजारों कैदी रहा उन्हें। देखिए इस वक्त जो है ना, इस वक्त ये है कि बस आप बढ़े आगे, यहाँ से जो आगे होगा वो हालात अपना खुद एक डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। और अंदर हुआ क्या है गजा में, पूरी दुनिया लरस जाएगी जब ये दरवाजे खुलेंगे ना गजा फाटक और अंदर दाखिल होंगे। तो उसके साथ ही ये डिप कर गया है उनके लिए। ये आप समझ रहे हैं कि ये नेतन्याहू कोई ट्रंप के साथ मुआहदा करने नहीं जा रहा, ये अपनी पूरी जो कौम है हजारों साल के बाद जो यहाँ के आबाद हुई थी, ठीक है, यानी ये आबाद हुई थी यहाँ पे आके ये बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, कब के जब से रोमन्स ने गिराया आके हैकल को, यानी तब से आप 70 ईस्वी से शुरू करें ना, 70 जो एडी से आप शुरू करें तो आप आ जाएं उसके बाद 1917 तक। तो इतने सालों तक जवाल का ही दौर कंटिन्यू करते करते फिर बेल्फोर बना, फिर वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, फिर इसराइल हुआ, फिर वो जनाब हैकल बनेगा, फिर सुरंग। आखिर में पता चला कि आपने वेस्ट बैंक की तरफ पैर नहीं रखना, कदम नहीं रखना। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी।
नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, क्या इसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता में अमन आ सकता है? नहीं, मशरिक़ वस्ता या वेस्टर्न एशिया या इसको मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका को ऐड कर लें, बाकी जंगें तो चल रही हैं, अमन तो नहीं आएगा इसमें। ये जो एक जाहिरियत का मरहला है इस वक्त वो ख़त्म होने जा रहा है और एक ऐलान ऐसा होने जा रहा है जिसको अमेरिका भी इंडोर्स कर रहा है। अब आगे जो मैं आपसे बात कह रहा हूं ना कि आगे फिर हालात और वाकयात फिर अपने फैसले वक्त खुद करेगा। इस वक्त जो प्रायोरिटी है इस वक्त, नंबर 1 ये है कि गजा पे जाहिरियत खत्म हो, नंबर 2 है कि एक फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान हो जाए, ठीक है, और साथ ही ये ऐलान हो जाए कि फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ रहे, और साथ ही ये ऐलान हो जाए कि मगरिबी किनारा जो है वो उसके ऊपर अब जो ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पे लोग, उनका क्या बनेगा, ये वो सारा सिलसिला। तो वो लेकिन वो जो बात थी ना कि तल अवीव जो है वो वहाँ से यरूशलेम बनाया जा रहा है, इसराइल का दारुल हुकूमत, और वो जो पिछले दौर में शुरू हो गया था अब्राहम एकॉर्ड या ये, तो अब ये है कि अब फ़लस्तीन, उस वक्त तो अब्राहम एकॉर्ड का तो हिस्सा ही नहीं था ना कि फ़लस्तीन को मानो, उसमें तो इसराइल को मानो, ख़त्म बात हो गई, खाली इसराइल के साथ समझौता करो। अब्राहम एकॉर्ड्स में कहीं ये था ही नहीं कि फ़लस्तीनी रियासत होगी, उसमें यह था कि आपने इसराइल के साथ मामला ठीक करने। तो जिन रियासतों ने अब्राहम एकॉर्ड साइन किए तो उन रियासतों ने फ़लस्तीनी रियासत को तो नहीं, उस वक्त तो दुनिया कहीं और थी ना, 2020 की और 19 की दुनिया कुछ और है, 25 की दुनिया कुछ और है। ये पिछले 3 सालों में जो कुछ देखा है लोगों ने, और मेरी दुआ है कि जल्दी यूक्रेन की भी जंग जो है वो ख़त्म हो, वहाँ पर भी जो रशिया और उनके सर में वहाँ पर भी बहुत तबाही बर्बादी हो रही है, तो उसको ख़त्म होना चाहिए। अब ये जो यहाँ जो इशू है ये है एक तवील जद्दोजहद की कहानी, जो कि फ़लस्तीनियों ने और मुसलमानों ने और सारे पूरी दुनिया के लोगों ने आज़ादी के लिए कई दहाइयों से, जिसमें वायलेंस भी आया, जिसमें बहुत बुरे वाक़यात भी हुए, जिसमें, लेकिन यह है कि वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ते गए। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है पिछले 3 सालों के से तकरीबन, वो ऐसा है जिस पे मैंने आपसे कहा ना कि जब ये सीज़ फायर होना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फौरी तौर पे देखिए, नेतन्याहू अकेला, दुनिया नहीं देख रही, नेतन्याहू के साथ खड़ा कौन है सर ट्रंप के अलावा? नेतन्याहू को एक तरफ नेतन्याहू, एक तरफ पूरी दुनिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा है कि मैं क्लोज करके इस डील को, देखें अब वो छोटे छोटे मामला हैं, मिसाल के तौर पे 8 रुकनी कमेटी होगी फ़लस्तीनियों की या 11 रुकनी होगी, ओ भाई आप 8 कर लें या 11 कर लें, जो भी कर लें, 13 कर लीजिएगा बाद में, ये इश्यूज नहीं है। इशू ये है कि फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान, यरूशलेम, मगरिबी किनारा, उधर हमास वालों ने अपने कैदी सारे छुड़वा लिए, उधर से गजा में जंगबंदी होने जा रही है, रियासत का ऐलान होने जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा उसको तस्लीम करने जा रही है, और ट्रंप ने कुछ भी नहीं कर रहा। नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? असला ही काटना है ना, असला तो सारा इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका का। और आज जब वो पहुंची है फ्लोतिला, तो वो तो उसके ऊपर अटैक हुआ, तो साथ ही टर्की भी आ गया बीच में, टर्की की आर्मी। देखें अब वो हालात बहुत ऐसे हैं कि जो वहाँ पे टर्की की नेवल फोर्सेज ने आके वो रेस्क्यू किया उनको, वो एक जहाज़ उनका जो है उसको नुकसान पहुंचा था, कश्ती वो तेज़ी के साथ आगे जा रही हैं। लेकिन इशू ये है कि जो फ़लस्तीनी इतनी इस वक्त जो कुछ हुआ है गजा में, मैंने आपसे पहले कहा कि वो ऐसी सूरत हाल है कि उसके बाद, यानी मैंने जब ये बात हुई ना टोनी ब्लेयर की, मैंने कहा भाई आप ज़रा ऊपर ये बात करें कि वो खुद ही भाग जाएंगे वहाँ से, वहाँ हालात देख के ना अंदर उनका ख्याल है कि वो बड़े वहाँ पर वो फूल निछावर करने के लिए लोग खड़े हैं, वो खुद ही भाग जाएंगे, वहाँ पर लोग नहीं चाहते। उसकी वजह ये कि इराक में और उसके बाद जो अरब दुनिया में होता रहा है, तो लोग टोनी ब्लेयर को पसंद नहीं करते। तो ट्रंप के लिए टोनी ब्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, वो एक प्लान में का एक, मैंने आपसे कहा ना 3 4 5 प्लान घूम रहे हैं, ठीक है ना। एक ये जो इंतहा पसंद है, ये जो बेन गेवर, इन्होंने भी प्लान रखा है बीच में कि सब कुछ सब कुछ कर लेना, लेकिन उसमें कहीं फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला नहीं जाना चाहिए, और मगरिबी किनारे के ऊपर हाथ में, मतलब उसके ऊपर किसी सूरत हम यहाँ से दरबदर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे।
तो बात यह है कि ये जो जवाल का ही फेस चल रहा है। मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि जो कहते हैं इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, तो आप कहते हैं ना, हम कहते हैं बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा मुल्क है, टेक्नोलॉजी, उनका पावर उनके पास, उनको दुनिया उनके साथ, वो ज़ाहिर है ज्यूज हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है। लेकिन जो जायनिज्म है, जायनिज्म में ये उनका जवाल है, वो चल रहा है मुसलसल, हजारों साल से चल रहा है। और उसकी वजह यह है कि वो थर्ड टेम्पल से वाबस्ता होगा कि जब वो अरूज आएगा दोबारा। वो इसको टेक्नोलॉजी जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसी मकसद के लिए कर रहे थे, तो वो यहां पर स्टॉप हो गया। ग्रेटर इसराइल भी गया, ये भी गया, वो भी गया, फलां भी गया। अब तो ये लाले पड़े हुए ना कि भाई ये मगरबी किनारा छोड़ देना कि वो आगे गोलान और सऊदी अरब तक जाना था और कहां तक जाना था। और इसमें जो दुनिया ने रोल प्ले किया है, मैं कहता हूं ये जो कुछ हुआ बेल्फोर में, लेकिन जो ब्रिटिश अवाम का रोल है इसमें, टेकन ऑल हेड्स ऑफ। जो अमेरिकन्स इसमें, अवाम, पब्लिक इसमें, और इसको नॉन वायलेंट करना मस्ट है। अच्छा, अब एक लफ्ज के ऊपर एक प्रॉब्लम चल रहा है कि डिसआर्म करना है या वेपन्स को ले डाउन करना। ओ भाई, यो मर जाएंगे, वो जाने दे देंगे अपनी, वो हथियार डालने का तो लफ्ज ही ना आप मतलब कुछ ऐसे चुटकुले डाले हुए ना उसमें कि वो हथियार डालेंगे। वो हथियार क्यों डालेंगे? वो हथियार वापस क्यों नहीं करेंगे? एक होता है ना, आप कहते हैं कि ये डीमिलिटराइज हो रहा है ये पूरा इलाका, एक हो रहा है कि लेइंग डाउन द वेपन्स। मतलब ऐसे कुछ चुटकुले डाले हुए, वो ले डाउन क्यों करेंगे वेपन्स को भाई? तो ये जो है इसके ऊपर अरब ममालिक की तरफ से भी बात गई है, ये कैसे आपने ऐड कर दिया। ये छोटी मोटी चीजें सारी ये हो जाएंगी। इशू ये है कि नेतन्याहू को इसमें से क्या मिलेगा? देखिए, अगर इसमें कुछ भी है, सिर्फ जंगबंदी हो रही है और फलस्तीनी अपनी जमीन पर हैं और ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स टू स्टेट, तो फिर बाकी हालात और वाकयात जो हैं वो बात की बात है। और सेफ ऐसे ले लिया हमास ने अपने लोगों के लिए, अपने रहनुमा जिनके पास वो मौजूद हैं यरगमाली, वो सारे सबके लिए सेफ पैसेज भी ले लिया। जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, अच्छा कोई अंदर पाबंद नहीं होगा। दिल करेगी फलस्तीनी किसी और मुल्क आ जाएंगे, दिल करेगी वापस चले जाएंगे, गजा के हैं, दुनिया भर उनको वेलकम, वापस जाएंगे, जाहिर है। और बल्कि बड़ी केयर होगी उनकी, जो खास तौर पे ये जो औरतें, बच्चे, पूरी दुनिया अंदर जाएगी। तो अब इशू ये है कि वो फंडिंग भी हो गई शुरू, अरब ममालिक ने फंडिंग वगैरह सारा वो फंड सऊदी अरेबिया की तरफ से हो गया। आज प्रिंस टर्की बिन फैसल जो हैं, शाह फैसल के साहबजादे, जो बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, एम्बेसडर भी रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने आज ये बात की है, प्रिंस टर्की ने, उन्होंने आज ये बात की है कि पूरा खित्ता जो है वो इसराइल एक जंग के दहाने पे, तबाही और बर्बादी के दहाने पे ला चुका है। ये बड़ी ज़बरदस्त शख्सियतें और बड़े पाकिस्तान के दोस्त भी हैं, और मेरे ख्याल से सारे ही लोग जो पावर कॉरिडोर में मौजूद हैं उनको पता होना चाहिए प्रिंस टर्की बिन फैसल कौन है, और बड़े ज़बरदस्त ये शाह फैसल शहीद के साहबजादे। तो उन्होंने आज ये बात की है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस से खिताब करे, तो उसमें मैंने सुनी उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैंने सुना, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात, उन्होंने कहा कि पूरा इसराइल जो है ये एक, और ये देखें शाह फैसल शहीद, इनके वालिद की शहादत भी तब हुई थी ना जब ऑयल एम्बार्गो लगा था, तो जवाब में शाह फैसल को शहीद कर दिया गया था। तो ये सारा जो पूरा का पूरा जो अरब दुनिया ना इस वक्त, वो और मुसलमान दुनिया, और इसके बाद अमूमी दुनिया, इंसानियत की बात हो रही है ना, वो इस वक्त इंतज़ार ये कर रहे हैं, ओ भाई टोनी ब्लेयर टिक नहीं पाएगा। मैंने उनको कहा कि आप लिए टोनी ब्लेयर आ सकता है, ये तो अजीब सी, ये तो ऐसी हो, चले आ जाए, अनाउंस कर दें, जंगबंदी करवाएं ना, जंगबंदी करवा के सारा अनाउंस कर दें, टोनी ब्लेयर को कर दें। ओ भाई, ये कोई और मशरिक़ वुस्ता है, ये बड़ी एक दुख और बहुत शदीद अलमनाक मनाजिर आएंगे सामने दुनिया के, जैसे ही ये गज़ा खुलेगा और ये ऐलान होगा और उसके बाद ये कैदी वहाँ से रिहा होंगे, उसके जो अंदर सूरत है, तो उसका वो प्रैक्टिकल स्टेप तो ये कि फौरी तौर पे जंगबंदी का ऐलान करें और वेपन्स काट दें और इमदाद काट दें। क्या करेंगे नेतन्याहू? वो चूहे जैसी हैसियत नहीं है उसकी इस वक्त, ठीक है ना। तो वो जो है वो हम ऐलान का बस इंतज़ार करते हैं। अभी उनकी यहाँ से दुनिया की अगली जियो पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होगी, नॉट फ्रॉम यूक्रेन, नॉट फ्रॉम साउथ चाइना सी, नॉट फ्रॉम पैसिफिक, उसका स्टार्ट यहाँ से होगा। वो इवेंट्स यहाँ से जन्म लेंगे, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त यहाँ पे हैं। बिल्कुल
यूक्रेन में जो कुछ वो फौजें लड़ रही हैं वो जब वो हो जाएगा। यहाँ जो कुछ हुआ है ना, कत्ले आम और जहरियत और बर्बरियत, दुनिया की नजरें यहाँ जियो पॉलिटिक्स यहाँ से ओरिजिनेट होगी। यूरोप भी, अब देखें फ्रांस जो है वो, अच्छा वो न्यूजीलैंड चला गया, ये सारे आ जाएंगे। इशू ये है कि पूरी दुनिया एक तरफ है और इसमें स्पेन, आयरलैंड, किस किस मुल्क का आप नाम लें, इसमें रशिया, चाइना ने जो रोल प्ले किया है, एक से एक मुल्क, तुर्की, आप अब सारे। अब ये ऐलान अभी क्या होता है वो देखना है। और उस ऐलान में जो बुनियादी बातें थी ना, यरगमालियों की रिहाई, उधर से कैदियों की रिहाई, रियासत का ऐलान, मगरबी किनारा, यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे नहीं, अंदर कैद भी नहीं रहेंगे, बाहर आ सकेंगे, फिर जा सकेंगे, फिर आ सकेंगे, फिर जा सकेंगे। हमास वालों के लिए जो से, तो हमास ने तो हासिल कर लिया। बाकी ये है कि वो 12 रुकनी होगा, 13 रुकनी होगा, टोनी ब्लेयर होगा। टोनी ब्लेयर में ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और स्टीव विटकॉफ भी नहीं है। स्टीव विटकॉफ ने अगर बनाना था गवर्नर, किसी को खुद नहीं बन जाते। आप यकीन करें, स्टीव विटकॉफ ज्यादा पॉपुलर है। आपको पता, गजा गए थे वो, हमास के लोगों ने वेलकम किया था उनको। स्टीव विटकॉफ अंदर गए थे गजा में, ये जो एडन अलेक्जेंडर को छुड़ाने के लिए वो अंदर गए थे, और हमास ने उनको वेलकम किया था, हमास के लोगों ने। तो अगर गवर्नर किसी ने बनना है, वैसे स्टीव विटकॉफ अच्छी खासी जिंदगी मजेदार गुजार रहे हैं, उनको उनकी मत मारी हो, गजा की गवर्नरशिप बहुत चैलेंजिंग रोल है। तो ऐसा कोई शख्स हो जो फ़लस्तीन का जो बहुत ज़्यादा, वो टोनी ब्लेयर आएगा थोड़े दिनों के अंदर, वो आगे पीछे हो, वो ये नहीं टिक पाएगा। वो टोनी ब्लेयर समझ रहे हैं कि शायद कोई उनके लिए कोई फूल पत्तियाँ निछावर होंगी, और ये ट्रंप के भी जहन में है। और मशरिक़ वस्ता में भी उनके बड़े बिजनेसेस हैं, वो कैसे जाएंगे टोनी ब्लेयर, अगर पूरा अरब ममालिक ही नहीं चाह रहे उनको, तो वो फिर कैसे? बिल्कुल एक अरब मुल्क माना हो ना सऊदी अरेबिया मान रहा है, ना कतर मान रहा है, ना कोई ईरान मान रहा है, ना जो तुर्किया मान रहा है, कौन सा मुल्क मान रहा है, ना यूएई मान रहा है, टोनी ब्लेयर भी क्यों मानेंगे वो? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।